जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आज 22 जनवरी है और आप सभी लोगों को पता है आज हमारे प्रिय भगवान श्री राम अपने घर वापस आ रहे हैं 500 वर्षों बाद। तो आप सभी लोगों को राम जन्मभूमि उद्घाटन के लिए बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। जो हमारा आज का सेट है वो जीएस का सेट रहने वाला है। इसमें टोटल 40 प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों का हम आंसर के साथ साथ विश्लेषण भी देखते चलेंगे। आप लोगों का एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एसआई की बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं। उनके लिए जीएस का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें और चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कौन सा फॉर्म यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ता द्वारा स्रोत पर की गई कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। तो कौन सा है वो फॉर्म? वो फॉर्म नंबर है 26AS। कौन सा है? 26AS के द्वारा हमें यह पता चलता है या हमें जमा करना होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सूचना आयोग अधिकारी ने सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो कितने दिन के अंदर अपील दर्ज करा सकता है? तो वो करा सकता है 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर करा सकता है। लेकिन द्वितीय अपील, यदि यहाँ पे प्रथम अपील की बात की गई थी, यदि यहाँ पे बात की जाए सेकंड अपील की, तो वह कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो वह मिनिमम 90 दिन के अंदर होनी चाहिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आय पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके? तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विज्ञापन ला सके? तो वह है हमारा एडवेयर। कौन सा है? एडवेयर। जैसे गूगल एड्स होता है ऐसे ही ये भी होता है हमारा एडवेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, जनहित याचिका दायर करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतियां दर्ज करनी होंगी। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जनहित याचिका दायर करने के लिए हमें 2 प्रतियां दर्ज करनी होगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती हो तो उसकी 5 प्रतियां दर्ज करनी होगी, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक प्रति के साथ ही अपनी जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पी और क्यू दोनों ही नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय दंड संहिता का अध्याय 8 कौन से विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? जो हमारी दंड संहिता है उसका अध्याय नंबर 8 किससे संबंधित है? तो वो हमारा संबंधित है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में या अपराधों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जारता के अपराध को किस मामले में निरस्त कर दिया गया है? जो जारता का अपराध था इसे किस मामले के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो वो मामला था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। कौन सा था? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ।
और यह मामला आया कब था? तो यह आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में यह मामला आया था। इसमें जो धारा लगी थी वो कौन सी लगी थी? वो लगी थी 497। कौन सी? 497 में आई थी। और यह इसको किस वजह से निरस्त किया गया था? तो यह जो था मामला वो हमारा आर्टिकल 14 व 21 के विरुद्ध खड़ा हो रहा था। तो यह आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई भी आईपीसी की सेक्शन हमारे मूल मूल अधिकार को प्रतिबंधित करती है तो वह आईपीसी रद्द कर दी जाती है। यही मामला सिद्ध हुआ था यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको निरस्त कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? ये जो प्रतीक दिया गया है इसका क्या मतलब है? तो जो इसका मतलब है वो है यू टर्न लेना मना है। क्या? यू टर्न लेना मना है, मतलब आप वापस नहीं मुड़ सकते। सिंपल भाषा में समझाता जाए तो इसका मतलब यह है आप वापस नहीं मुड़ सकते, मतलब वापस मुड़ना मना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो किस प्रस्ताव का परिणाम है? तो वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकार संरक्षण प्रस्ताव के से यह प्रभावित रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दहेज अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा की विवेचना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सेक्शन 304 वी है, इसकी जो अवधारणा की गई थी तो वो किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के द्वारा इसकी विवेचना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? तो कौन कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है यदि किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा हो? तो व्यथित व्यक्ति भी कर सकता है, संरक्षण अधिकारी भी कर सकता है, और इन दोनों में के अलावा भी कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? तो वो लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। किसके? आर्टिकल 356 के तहत। हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का वर्णन किया गया है, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगर बात की जाए 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपात हमारा 360 में है, वित्तीय आपात हमारा 360 में है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की तो वो हमारा 352 में। किसमें? 352 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो संघ लोक सेवा आयोग है हमारा, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति। अगर बात की जाए जो संघ लोक सेवा आयोग है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह 316 से संबंधित है। किससे? 316 से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन द्वारा
का सदस्य न होते हुए भी कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री के पद पर रह सकता है? यदि कोई व्यक्ति संसद का या सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह कितने समय तक, मिनिमम कितने समय तक पद पर रह सकता है? तो कितने दिनों तक रह सकता है? वो 6 माह तक रह सकता है केंद्रीय मंत्री के पद पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा ऐसा है, प्रथम राज्यपाल प्रथम राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, या राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और यह 15 अगस्त 1947 1947 से लेकर 1949 तक यह उत्तर प्रदेश राज्यसभा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के पद पर नियुक्त रहीं, या इन्होंने कार्यभार संभाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार किए में लिए गए किसी भी व्यक्ति का निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो जो आर्टिकल हमारा 22 हमको जो अधिकार देता है वो वह यह देता है कि यदि हमें कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उस थाने या उस पुलिस कस्टडी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह 24 घंटे के अंदर हमें निकटतम मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करें। कितने घंटे? 24 घंटे के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी? जो संविधान सभा थी हमारी, जिसने हमारा संविधान बनाया था, उसकी अंतिम बैठक कब की गई थी? तो उसकी अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। एक और अगर बात की जाए, जो हमारा संविधान है वो संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था संपूर्ण रूप से। अगर बात की जाए, यहाँ से एक प्रश्न और आता है वो कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस समय इसको लागू नहीं किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर बात की जाए अनुसूचियों की, तो अनुसूची पहले हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर 12 कर दी गई हैं। 4 अनुसूचियों को कुछ समय समय पर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो बात की जाए 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992। कब? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, लेकिन यह प्रभावी कब हुई थी? तो यह 1993 में यह प्रभावी हुई थी। कब से हुई थी? यह 1993 से प्रभावी हुई थी। इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय इस अनुसूची से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के सदस्यों के लिए सत्य है? तो हमारा पहला कथन है वो है, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो
लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। जितना वेतन भत्ते जो भी लाभ लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं वही सेम कंडीशंस हमारे राज्यसभा के सदस्यों के लिए प्रभावी होती हैं। जो हमारा अगला है वो है राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरीकरण मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा कथन पी और क्यू दोनों ही सत्य हैं। कैसे? कथन पी और क्यू दोनों ही सत्य हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट और वीडियो को लाइक कर दो। अगर और मजे आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? कैसा? किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है? अगर संविधान बड़े होने की बात है तो लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। किसका? भारत का। इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां, 22 भाग हैं। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 22 ना देकर 25 दे दिया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा 25। कितना? 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से सदन की बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? जब वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस अवधि को कहा जाता है प्रश्नकाल। जो हमारा 1 घंटा सवाल पूछने के लिए होता है उसे हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। किससे? प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ बौद्ध संगीति और उनसे संबंधित अध्यक्ष दिए गए, तो हमें बताना है कि किस बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष रहे थे। जो हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे हमारे महाकश्यप जी। कौन? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हमारे वो थे शुभकामी। और तृतीय बौद्ध जो संगति हुई थी उसके जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। और जो हमारी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र जी। कौन थे? वसुमित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के विषय में दिए गए कथनों के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। हमें किसका असत्य विकल्प का चयन करना है? तो पहला कथन है हमारा, शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। यह भी बिल्कुल सही है। जो हमारा अगला कथन है वो है, शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर अभियान के तहत 1545 के दौरान बारूद का गोला फटने के कारण हुई थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन शेरशाह सूरी ने 1540 में बिलग्राम के युद्ध में नुसरत शाह को पराजित किया था। यह बात बिल्कुल गलत है। यहाँ इस युद्ध में शेरशाह सूरी खुद पराजित हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। यह कथन बिल्कुल गलत है। हमारा अगला प्रश्न है वो है, आंग्ल मैसूर युद्ध की सूची दी गई है, उसमें बताया गया है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1767। कब हुआ था? 1767। और यह 59 तक चला था। जो हमारा अगला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था
1780 से 84 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में। और जो हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1790 से 92 के बीच में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा 1799 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? जो पूर्ण स्वराज का तो वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था तब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी में पारित किया गया था। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, कुछ पर्वत दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ शिखर दिए गए हैं। जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर। यह एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। गुरु शिखर किससे संबंधित है या किस पर्वत श्रृंखला की सबसे उच्चतम चोटी है? तो वो किसकी है? वो है अरावली पर्वत की। अगर बात की जाए पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अगर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और जो नीलगिरी की है दूधा बेटा। कौन सी है? दूधा बेटा। यह भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। दूधा बेटा और गुरु शिखर यह बहुत एग्जामों में देखने को मिलती है, तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, असत्य युग्म को पहचानिए। जो हमारा असत्य युग्म है वो कौन सा है? तो वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो यह कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारा शिमला में स्थित है। कहाँ पे? शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी हमारा सही मिलान से संबंधित है। तो इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो हमारा गलत जवाब रहने वाला है वो है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। यह हमारा गलत है यहाँ पे, बल्कि यह जो हिंडनबर्ग रेखा वो फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में, किसमें? जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। और जो मैगी नॉट रेखा है, जो मैगी नॉट रेखा वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में संबंधित है। जर्मनी और फ्रांस। और जो 38वीं समांतर रेखा, जो 38वीं समांतर रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और जो 39 है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीस जनवरी 2021 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया था? जो इनोवेशन इंडेक्स था, इंडिया इनोवेशन
इंडेक्स, इसमें का जो दूसरा संस्करण था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वो किया गया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तात्कालिक प्रधानमंत्री। यह नीति आयोग आया कब था? तो यह 2015 में आया था। 2015 से पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। किसके? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? जब भी देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय देश का जो बजट है, राज्य का बजट है, वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है लोकसभा। कहाँ पे? लोकसभा के सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली क्रांति किससे संबंधित है? अगर बात की जाए काली क्रांति की तो वो कच्चे तेल से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? वो कच्चे तेल से संबंधित है। अगर बात की जाए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति हमारी सरसों से संबंधित है। अगर बात श्वेत क्रांति की हो तो वह हमारी दूध से संबंधित है। अगर नीली क्रांति की बात हो तो वो हमारी मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो वो कहाँ की जाएगी? अगर बात की जाए श्री राम यूनिवर्सिटी की, तो श्री राम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी अयोध्या में। आज हमारे श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी। तो आज के लिए यह दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, ध्वनि का तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रीन। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस जीव में पाया जाता है? तो वो हमारा पाया जाता है तिलचिट्टे में। किसमें? तिलचिट्टे में। किसमें? तिलचिट्टे में। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, पादक समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है। तो कौन सा पादक है जो नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है? तो वो है कीटभक्षी पौधे। वो है कीटभक्षी पौधे। बढ़ते अगले प्रश्न को। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का नाम रखा गया था। तो किसका रखा गया था? तो वो रखा गया था असमी का। किसका? असमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो किस शहर में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो वो यदि उत्तर प्रदेश से संबंधित लेदर पार्क या लेदर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सही जवाब कानपुर होगा। क्या होगा? कानपुर। क्योंकि कानपुर हमारी लेदर कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की लेदर कैपिटल के रूप में भी कानपुर को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? अगर बात की जाए उड़ीसा के त्योहार की तो उड़ीसा में हमारा बाली
तृतीया, बाली तृतीया त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? बाली तृतीया। अगर बात की जाए बुनालू फेस्टिवल हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। कि अगर बात की जाए छप्पड़ मेला हमारा लुधियाना पंजाब में मनाया जाता है। लुधियाना पंजाब में मनाया जाता है। और एक और फेस्टिवल है जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और यह हमारा नागालैंड से संबंधित है। कहाँ से? नागालैंड से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित नहीं है। यह कहाँ पे स्थित है? यह हमारा कानपुर में स्थित नहीं है बल्कि लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? अगर बात की जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो वो दिया गया था श्रीमती देविका रानी जी को। किसको? श्रीमती देविका रानी। किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था श्रीमती देविका रानी जी को। अगर बात की जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की, तो यह हमारा कानपुर में स्थित नहीं है, तो यह हमारा गलत है। तो यह अगर कानपुर में स्थित नहीं है तो कहाँ पे स्थित है? तो यह हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ। इस क्लास में इतना ही। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और सभी को सब लोग एक बार जोर से बोल दो, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।